हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम ध्यान से समझते चलेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ही मेन होते हैं और उनके पास बहुत सारी पावर होती है। और काफ़ी कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें जब हमने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देखा वहाँ पर मिला कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर होती है, लेकिन मेन पावर जो होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और उनकी एडवाइस पर ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको भी हमने देखा था प्रेसिडेंट वाले में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एडवाइस किसकी होती है? एडवाइस जो होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हो गए प्राइम मिनिस्टर। इनके सहयोगी जो होंगे, ठीक है, इनके साथ के जो होंगे वो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब बात करते हैं कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो सब प्राइम मिनिस्टर का सबसे भरोसेमंद ग्रुप होता है या मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इसी का इनर पार्ट होते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसी का इनर पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में समझते चलेंगे, बट यहाँ पर एक इंट्रो जो था, जो हमारा टाइटल है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं, आते हैं चैप्टर पर। आर्टिकल 74 जहां पर लिखा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि उनकी हेल्प करेंगे और उन्हें एडवाइस करेंगे। तो ये भी चीज़ें हमने प्रेसिडेंट वाले में देखा कि प्रेसिडेंट जो है जो भी डिसीजन वो लेते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनकी एडवाइस पर वो डिसीजन लेते हैं। अब हम आगे आते हैं। 42-44 अमेंडमेंट होता है जहां पर यह कहा जाता है कि किसी भी, अगर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास कोई बिल भेजा जाता है तो उसको वो सिर्फ एक बार ही कंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं, दोबारा से उसको कंसीडर करने के लिए वो नहीं भेज सकते हैं और उनको उसे पास करना पड़ेगा। वो बात उनको, जो भी बिल है वो माननी पड़ेगी। तो ये भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था उनकी पावर के बारे में। तो मेन जो पावर होती है वो किसके पास होती है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेन पावर जो है वो किसकी होगी? वो हमारे प्रेसिडेंट या और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनकी होती, क्योंकि उनकी एडवाइस पर ही ये काम करते हैं। बिल आया जहाँ पर इनकी मंजूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिना उनकी मंजूरी के बिल पास नहीं होगा। लेकिन वो मंजूरी भी कब होगी? एक बार ही ये रिकंसीडर जो है वो करने के लिए बोलेंगे, दोबारा नहीं बोल सकते, वो उनको पास करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल पावर जो होती है वो किसकी होती है? हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से एक्चुअल पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो आगे अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है, इसके अलावा कह सकते हैं अदर डिसीजन जो है वो लेना, वो जो प्रेसिडेंट है वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप रोल, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका यहाँ पर लीडरशिप रोल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि इनको एडवाइस करते हैं, ये इनके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे। कंसिक्वेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स डिपार्चर। अब क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है पावर उनके पास बहुत कुछ है और यहाँ तक कि उनकी पावर यहाँ तक काम करती है कि अगर उन्होंने रिजाइन किया या उनकी डेथ हुई तो ऐसे में पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सभी के बारे में डिटेल में देखते चलेंगे। चलिए बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है ये हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट करते हैं और वो तब तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, या कह सकते हैं जब तक उनका प्लेजर जो है वो बना रहता है। अब फिर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी, हम लोगों ने जो पहले भी डिस्कस किया कि इनकी पावर जो है यानी कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो क्या है? नॉमिनल है, ये नाम मात्र के लिए है। क्योंकि जो
पर्सन जो है मेजॉरिटी में जीत कर आता है, उसका जो लीडर होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये राइट जो है चुनने का वो हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। ये नेचुरल है कि जो मेजॉरिटी में जीत कर आया है, जो ज़्यादा वोट लेकर आया है मेजॉरिटी में, उसका जो लीडर होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। फिर आगे बात करते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी एडवाइस पर हमारे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है, लेकिन अभी भी पावर जो है वो किसकी होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है। द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्पाइट फॉर्मली अथॉरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट इज नॉट एंटायरली डिस्क्रिशनरी। हमने डिस्क्रिशनरी पावर इनकी जो थी वो पहले देखी थी, जहां पर क्या है कि अपनी समझ से या अपने विवेक से जहां पर क्या है अपनी पावर का वो यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस तरीके का ये जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है ये क्या है, पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन नहीं है, यानी अपनी समझ से ये पावर का वो यूज नहीं करते हैं। एडवाइस होता है जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी तरफ से, तब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं। बात करते हैं कंपोजिशन। तो प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अब इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नंबर आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको कि अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके द्वारा अपने कुलीग्स जो हैं उनकी लिस्ट दी जाती है और उस लिस्ट के ही अकॉर्डिंग हमारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए हमारे प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर केवल मिनिस्टर्स जो हैं उनकी लिस्ट ही नहीं देते कि इनको मिनिस्ट्री देनी है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है ये पूरा लिस्ट जो है वो दी जाती है और जिसके बेस पर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अब इसके यहाँ पर ये है कि जो ये लिस्ट मिलती है इसके अकॉर्डिंग ये बाध्य होते हैं उस लिस्ट को मानने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट करने के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसे भी मेंबर्स हो सकते हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है लेकिन उनको कोई मिनिस्ट्री दी जा रही है। अब ज़रूरी होता है यहाँ पर कि जो ऐसा पर्सन है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है बट उससे कोई मिनिस्ट्री दी गई है तो उसको 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से इलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है इलेक्ट तब क्या होगा, तब ऐसे में उसकी मिनिस्ट्री जो है वो छीन ली जाती है या कह सकते हैं ले ली जाती है या उसे रिजाइन करना पड़ता है। नीड फॉर पॉलिटिकल कॉन्सेंसस एंड कोलिजन बाइंडिंग। क्या होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी में है उसका लीडर जो है वो पीएम बनता है जिसको कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है तब ज़रूरत होती है पॉलिटिकल कॉन्सेंसस एंड कोलिजन बिल्डिंग की। कोलिजन बिल्डिंग की यहाँ पर ज़रूरत होती है जहाँ पर क्या है छोटी छोटी जो पार्टीज़ हैं वो आपस में मिलकर एक जो नंबर है मेजॉरिटी का वो करेक्ट करने की कोशिश करती हैं और जो पार्टी जो है वो करेक्ट कर लेती है तब ऐसे में वहाँ से प्रेसिडेंट जो है वो चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को या कह सकते हैं अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे और फ्रेश इलेक्शन का ऑर्डर दे सके। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए अभी हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो काम कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन, तो अगर क्या है 5 साल होने वाले होते हैं उससे पहले ही अगर प्रेसिडेंट ने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को भंग कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे कि भाई फ्रेश इलेक्शन जो है वो होने हैं क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है। और एक होता है जब मेजॉरिटी नहीं है तो ऐसे में भी ये डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा एक केस हम यहाँ पर समझेंगे। 1996 में क्या होता है 11th लोकसभा, उस दौरान इलेक्शन होते हैं, कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आती है लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोट थे फिर भी वो मिले थे बीजेपी पार्टी को। तो बीजेपी पार्टी के लीडर थे उसमें मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनको बनाया जाता है यहाँ पर पीएम, वो बनते हैं पीएम। अब उनको 13 दिन का टाइम दिया जाता है यानी 13 डेज का टाइम दिया जाता है कि इतने में अपनी मेजॉरिटी जो है वो साबित कर दें, बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और इस वजह से फिर आगे वो प्रेसिडेंट नहीं होते। यहाँ पर आते हैं मिस्टर देवेगौड़ा, मिस्टर SD देवेगौड़ा, ये बनते हैं पीएम। इसके बाद जनता दल से ये होते हैं। यहाँ पर भी क्या है जोड़ तोड़ वाला हिसाब जो है वो चलता है, मतलब कोलिजन वाला।
तो 324 डेज तक इनकी गवर्नमेंट जो है वो चलती है। इसके बाद फिर इनकी भी गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर हम देखेंगे लगातार क्या है, किसी के भी साथ मेजॉरिटी नहीं है। तो मिस्टर देवेगौड़ा जो कि 324 डेज तक इनकी गवर्नमेंट रहती है वो चली जाती है। अब इसके बाद नंबर आता है मिस्टर आई.के. गुजराल जो कि कांग्रेस से आते हैं। तो मिस्टर आई.के. गुजराल जो है वो एज अ प्रेजिडेंट हमारे बनते हैं, सॉरी वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे बनते हैं। कुछ समय तक ये भी जो है इनका कार्यकाल रहता है, लेकिन इसके बाद फिर क्या है, वही चीज़ की मेजॉरिटी नहीं थी, इनकी भी गवर्नमेंट चली जाती है। अब दोबारा से फिर आती है बीजेपी, मेजॉरिटी यहाँ पर मिलती है, मेजॉरिटी नहीं थी, अभी भी क्या था, जोड़ तोड़ के साथ ही था। आते हैं मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में। तो 1998 में जब मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं तो आगे ये कार्यकाल अपना पूरा करते हैं। 13 मंथ तक ये काम करते हैं, कार्यकाल पूरा करते हैं, मतलब 5 ईयर नहीं 13 मंथ तक ये काम करते हैं। अब इसके बाद क्या है, फिर इनके पास मेजॉरिटी नहीं होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश कर दिया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश होने के बाद वो पास भी हो जाता है, और ये सिर्फ एक वोट से इनकी गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। कट सिर्फ एक वोट से इनकी गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल पाई थी। इसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी पार्टी जो थी मेजॉरिटी में नहीं थी, तब ऐसे में उस समय प्रेसिडेंट थे मिस्टर के.आर. नारायणन। तो मिस्टर के.आर. नारायण जो थे उन्होंने बोला कि तब उन्होंने क्या किया, लोकसभा जो थी उसको डिसॉल्व किया और फ्रेश इलेक्शन के लिए ऑर्डर दिया। फिर यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन जो है वो हुए, फिर से बीजेपी जो थी वो मेजॉरिटी में आती है और मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फिर यहाँ पर बनते हैं प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से 3 बार वो एज अ प्रेसिडेंट पोस्ट संभालते हैं। अब यहाँ पर जब 1999 में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बनते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद 5 ईयर तक वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करते हैं। दोबारा से जनरल इलेक्शन होते हैं 2004 में, फिर वहाँ से फिर मिस्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं वो हमारे पीएम बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास ये पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन जो है उसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर लिस्ट कैन लीड टू अ डेडलॉक। जहां पर क्या है, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने जो लिस्ट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ना जाकर वो किसी और को मिनिस्ट्री जो है वो दे देते हैं, तब यहाँ पर डेडलॉक वाली कंडीशन जो है वो खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको मिनिस्ट्री दी गई है, यहाँ पर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो लिस्ट देते हैं तो उनको जो अपने ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोग लगेंगे, बहुत ज़्यादा करीबी लोग लगेंगे, उनको वो मिनिस्ट्री देंगे जो लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए ऑनेस्टी है या फिर हमारे ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उस तरीके के लोग तो उनको देंगे। वो यहाँ पर क्या है, अपने मन से अगर किसी को मिनिस्ट्री दे दी गई तो उनके साथ क्या है, विचार जो होंगे, उनके थॉट्स जो होंगे वो मैच नहीं करेंगे और इस वजह से क्या है, यहाँ डेडलॉक वाली कंडीशन आ जाती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि इनकी जो लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाए और इसको मानने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो बाध्य होते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी इन कंपोजिशन, तो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी होती है इस कंपोजिशन में, वो हमने समझा, वही लिस्ट देते हैं, उसी के बेस पर ये कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट होता है। और इस तरीके से की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च, कैबिनेट आर्च का की स्टोन कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का की स्टोन कैसे होते हैं भाई, कैबिनेट क्या जो आर्च होता है, ठीक है, कैबिनेट आर्च का, तो आर्च क्या करता है, पूरा सपोर्ट जो है वो संभालता है। और यही चीज़ यहाँ पर होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरा कैबिनेट जो है वो संभालते हैं, या कह सकते हैं उनके ही आदेश पर ये चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। या फिर हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, जिस तरीके से वो बैठते हैं तो उसमें हेड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हम अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आर्टिकल 75 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 कहता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करने का राइट प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं एडवाइस ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पर। और साथ ही साथ जो हम पीपल ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा की किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैसे भाई, क्या है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो गया तो सबके सब जो है सबको साथ में ही जाना पड़ेगा, और मिनिस्टर्स बने हैं तो सब साथ में ही आ रहे हैं, सब साथ में कार्यकाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है किसकी? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। कौन कहता है? आर्टिकल 75 कहता है।
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी पोस्ट तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर उन पर बना रहता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनको रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं और उनको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रेसिडेंट उनको रिजाइन करने के लिए तभी कहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करेंगे, तब वो करेंगे। तो मेन पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उनको फिर उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। चलिए बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कहां पर? प्रेसिडेंट के लिए। यानी कि वो अपना काम तब तक कर सकते हैं जब तक कि उनको प्रेसिडेंट का प्लेजर प्राप्त है, या प्रेसिडेंट की कृपा जो है कह सकते हैं हम लोग कि वो प्राप्त है, तब तक वो काम कर सकता है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब उनको डिसमिस कर सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या बात की कि वो अपना ऑफिस जो है तब तक होल्ड कर सकता है जब तक प्रेसिडेंट से उनको प्लेजर प्राप्त है। प्रेसिडेंट के द्वारा वो क्या है, डिसमिस हो सकते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो आगे है, वो क्या कर सकता है, वो उसके हाथ में पावर है कि वो डिसमिस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मिलती है तब प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो एक मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। अब आते हैं आगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कहाँ बनती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी लेजिस्लेचर के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है लेजिस्लेचर के लिए, जहां पर क्या है, हमने देखा है कि क्वेश्चनिंग होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में क्या है, क्वेश्चनिंग होती है, और जो पार्टी या सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको आंसर करना होता है। तो उस जगह इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया किसी एक मिनिस्टर की गलती से ही, बट वो पास हो गया तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो जाती है, वहां पर इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर्टिकुलर किसी उसको हटाना है तो प्रेसिडेंट जो है वो आता है। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल है, अभी यहाँ पर बात करें डिसमिसल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इनको डिसमिस करने की, जहां पर क्या है, अगर इनको पार्लियामेंट से सपोर्ट प्राप्त है, पार्लियामेंट से भले ही इनको सपोर्ट प्राप्त है, ये हो सकता है बहुत ज्यादा वोटों से गिन कर आए हों, लेकिन अगर चाहे तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकता है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो आता है इनको डिसमिस करने में। क्लियर? तो इस तरीके से जैसा हमने अभी यहाँ देखा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअली किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, बट एक्चुअल में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्चुअल में वो प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही इनको क्या किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। मिनिस्टर आंसरेबिलिटी टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है, जो जिस चीज का मिनिस्टर है उससे उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको आंसर करना पड़ता है, उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सनल लैप्स की बात अगर हम करें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पर्सनल लैब्स के लिए कि अगर क्या है, इनकी जो पॉलिसी है या इनका जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर कहीं पर गड़बड़ है तो इनको आंसर करना पड़ेगा और उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इस तरीके से इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमने देखी, जो कि हर मिनिस्टर पर लागू होती है। चलिए बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर उनके मिनिस्टर जो हैं वो अपने पोस्ट पर तब तक काम कर सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, उसकी मर्जी तक ये काम कर सकते हैं, और उन्हें अगर हटाना हुआ तो प्रेसिडेंट की मर्जी से प्रेसिडेंट जो है वो उनको हटा सकता है। तो हमने देखा कि इनके पास, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास पावर है कि वो इनको हटा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा अपॉइंटमेंट के टाइम क्या है, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अपने से ही किसी को भी नहीं अपॉइंट करते, जो मेजॉरिटी में वोट लेके आया है उसका जो लीडर है उसको अपॉइंट कर सकते हैं, है ना, किसी को भी नहीं अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट किसको करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए? जो मेजॉरिटी में वोट लेकर आया है उसके लीडर को। मेजॉरिटी यानी कि 543 यहाँ पर सीट्स हैं, इसका 50% से ज्यादा जो पार्टी लाएगी उसका लीडर जो है वो सत्ता में आएगा। तो यहाँ पर अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट वो रियल पावर नहीं। रियल पावर यहाँ पर क्या है, क्योंकि पब्लिक ने इनको वोट किया है, मेजॉरिटी में वोट लेके आए हैं, इसलिए वो अपॉइंट कर रहे हैं। उसी तरह से डिसमिस करने की बात हम करेंगे। डिसमिस करने में डिसमिस इनको कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन कब?
ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा के लिए। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लोकसभा के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है, अगर वहां पर वो पास होगा तब रोल शुरू होता है प्रेसिडेंट का। तब प्रेसिडेंट इनको क्या करेंगे, इनको इनकी पोस्ट से हटाएंगे, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है तब वो चली जाएगी प्रेसिडेंट की मर्जी से। तो इस तरीके से यहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है उनकी पावर जो है वो लिमिटेड है। चलिए बात करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म। कुछ वे जो कि बताते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसकी कंडीशन दिख रही है। यानी कि आइए समझते हैं कि किससे हम पहचान सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। डायरेक्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये तो हमने इसको बाकायदा डिस्कस कर रखा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया और ये मोशन जो है अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। एक तो तरीका ये हो गया कि मेजॉरिटी में वोट जो है वो मोशन की तरफ जाता है, मोशन जो पार्टी ने लाया है यानी कि विपक्ष की तरफ, तो यानी वो पास हो जाएगा मोशन और ऐसे में गवर्नमेंट चली जाएगी। दूसरा, पासिंग एंड एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसको बाकायदा डिस्कस किया था, जब हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहां पर। एडजॉर्नमेंट मोशन जो था वो क्या था, जहां पर पार्लियामेंट में किसी मैटर को लेकर कार्यवाही चल रही है और अचानक से उसे एडजॉर्न करना, उस कार्यवाही को यानी कि रोक कर नई कार्यवाही जो है, नए मैटर पर चर्चा शुरू करना जो कि नेशनल कंसर्न का मैटर हो उसको। ऐसा नहीं कोई भी मैटर जो है वो शुरू कर दिया, नहीं, यहाँ पर क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन जो कि लोकसभा में पेश होता है, पारित होता है। तो एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया यानी जो मैटर चल रहा है उसको तुरंत स्थगित किया जाएगा और नेशनल कंसर्न का जो मैटर है उसको तुरंत शुरू किया जाएगा। आपको याद होगा कुछ ही टाइम पहले मणिपुर हिंसा के बारे में, ठीक है, वो हुई थी। तो उस दौरान क्या था, एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो लाया गया था कि वो जो मैटर चल रहा है उसको स्टॉप करो और ये जो है नेशनल कंसर्न का मैटर, इस पर बात करो। नेक्स्ट है रिजेक्टिंग अ गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल उसको रिजेक्ट करना। कोई बिल जो है वो आता है, उसके बाद क्या होता है, उस पर मेजॉरिटी जो है वो ली जाती है। मेजॉरिटी लेने के बाद जिस तरफ मेजॉरिटी मिली, हाँ या ना, उस अकॉर्डिंग जो है वो बिल का काम होता है, यानी बिल पास हुआ या नहीं हुआ। बिल लाने वाला, अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने जैसे कोई बिल लाया, अब गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया बिल जो है उसको यहाँ पर वोट जो है वो कम लोगों ने किया या सपोर्ट जो है वो कम लोगों ने किया। तो इस तरीके से ये चीज क्या शो कर रहा है, ये चीज शो कर रहा है कि गवर्नमेंट के साथ लोग नहीं हैं। तभी तो लोगों ने, भाई गवर्नमेंट ने कोई बिल लाया और उनके सपोर्ट में इन्होंने वोट नहीं किया, इसका मतलब वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। ये भी क्या दिखाता है, ये भी दिखाता है नो कॉन्फिडेंस, कि गवर्नमेंट के साथ ये नहीं जा रहे हैं। पासिंग एंड अमेंडमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट विशेस। गवर्नमेंट विशेस के अगेंस्ट किसी बिल में अमेंडमेंट जो है उसको पास कराना। नेक्स्ट, वोटिंग अ कट इन द बजट। इसको भी हमने समझा था कि बजट में कटौती, जहां पर क्या है, विपक्ष जो है या फिर कह सकते हैं अपोजिशन पार्टी जो है वो क्या करती है, वो मोशंस जो है अलग अलग वो लाती है। कट मोशन वगैरह हमने देखा था ना, कि उसके द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका विरोध जताना। तो यहाँ पर बजट तो पेश कर दिया गया, उसका विरोध जता रहे, यानी आप गवर्नमेंट के साथ में नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, नो कॉन्फिडेंस में है। रिड्यूसिंग मिनिस्टर सैलरीज डिस्पाइट अपोजिशन। अब यहाँ पर क्या है, मिनिस्टर जो है उनकी सैलरी को रिड्यूस करना, तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि भाई हर किसी को क्या है, सैलरी अपनी बढ़ी हुई ही अच्छी लगती है। जब वो रिड्यूस होगी तो भी क्या होगा, गवर्नमेंट के साथ ये नहीं जाएंगे। पासिंग एन अपोजिशन स्पॉन्सर्ड बिल अपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई बिल है जिसको कि गवर्नमेंट जो है वो अपोज कर रही है और उसको स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, अपोजिट वाले जो हैं वो उसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, और ऐसे में उस बिल का पास हो जाना, यानी कि गवर्नमेंट की इच्छा के विरुद्ध गए ये और बिल जो है वो पास हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, सारी चीजें जो है नो कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म जो है उसी को शो कर रही हैं। चलिए बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स को जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन के टाइम से। लोकसभा इलेक्शन हुए, मेजॉरिटी पार्टी जो थी वो क्या है, वो सत्ता में आएगी, यानी उसकी गवर्नमेंट बनेगी। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर था, मेजॉरिटी पार्टी यानी जिसको ज्यादा वोट मिले, तो उसका जो लीडर रहा उसको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। उनको अपॉइंट करने का काम किया हमारे प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को
अपॉइंट करता है। अब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो है उनका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अपॉइंटमेंट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं यानी कि मंत्रियों का समूह, एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों का समूह। अब वो किसको कौन सी पोस्ट जो है वो देना चाहेंगे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अपॉइंट करने का काम फिर से प्रेसिडेंट का है, लेकिन रोल शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर का, कि प्राइम मिनिस्टर जिसको एडवाइस करते हैं उन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखा जाता है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन से लोग आएंगे, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है वो भी आएंगे। ठीक है, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है वो भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाउंडेशन ये रहेगी कि उनको जब अपॉइंट किया गया है विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से वो इलेक्ट हो जाने चाहिए, वरना उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पर हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कि बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, अपने अपने उनके डिपार्टमेंट होंगे। तो इनको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। जैसे कोई चीज होती है, जब हमको और ज्यादा डिटेल में समझना होता है तो हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। उसी तरह यहाँ इनके फंक्शन जो हैं उनको डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि चीजों को ज्यादा सही तरीके से हैंडल किया जा सके। 1979 के बाद कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये चीज आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसका कोई जिक्र नहीं था। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 15 to 18 मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो दिया जाता है। बहुत ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनको। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स जो हैं उनके वो आते हैं, जिनमें सबसे पहला हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। नंबर 1 यहाँ पर लिखा है तो नंबर 1 ही ये होता है। नंबर 2 लिखा है, ये नंबर 2 पे प्रेफरेंस दी जाती है एंड नंबर 3 पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका रोल होल्ड क्रूशियल पोर्टफोलियोज, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर हो गए, फिनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सारे जो हैं वो इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में। अब यहाँ पर जो भी पॉलिसी प्रोग्राम, जो भी बातचीत है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनके साथ करते हैं। जो भी डिसीजन लेने होते हैं, डिस्कशन है, वो इनके साथ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। 15 to 18% जो है वो इसमें होते हैं, या मिनिस्टर्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात अगर हम करें तो ये सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर्स। रोल इनका होता है यहाँ पर मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंस चार्ज ऑफ एनी पोर्टफोलियो। तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, यानी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वहां पर इनको चार्ज जो है इंडिपेंडेंटली मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बैठकें होती हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट देम। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो इनको अपनी कंसल्ट में शामिल कर सकता है और चाहे तो नहीं करें, वो उनके ऊपर डिपेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शामिल रहते हैं, बट इनका है मे और मे नॉट वाला। नेक्स्ट आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। थर्ड कैटेगरी के ये होते हैं, जो इनका रोल क्या है, इनका इंपॉर्टेंट रोल है कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सारे मिलाकर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ये हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको असिस्ट करना, उनको सहयोग देना। डू नॉट टेक पार्ट इन कैबिनेट डेलिब्रेशन। ठीक है, कैबिनेट डेलिब्रेशन में इनका पार्ट नहीं होता है, इनका होता भी है नहीं भी होता है, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता, इनका जरूर होता है। तो ये इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। चलिए बात करते हैं वर्किंग ऑफ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने देखा क्या है, उसी का ही पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर। हमने देखा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रियों का समूह, जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो था कैबिनेट, दूसरा जो था वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, थर्ड जो था वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो अब इनके फंक्शन जो है या इनके काम करने का तरीका जो है वो हम समझेंगे। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी चूज की हुई टीम है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, और यहाँ पर चूज करने का काम जो है वो कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनको लिस्ट देते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअल रूप से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ही इनको अपॉइंट करते हैं। डिसमिस के टाइम भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं।
भाई प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस करते हैं, बट एडवाइस किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। तो यहाँ पर देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके फंक्शन एज अ चूजिव टीम विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, उनकी चूज की हुई टीम है और एक साथ ये मिलकर काम करते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनको पहले तो चूज करते हैं, अपनी पसंद का जो पर्सन है उसको अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो दे दी। अब जो डिपार्टमेंट उनको दिया गया है उस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाकायदा मीटिंग करके उसके बारे में डिटेल जो है वो इनसे मांग सकते हैं और वो इनको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। दूसरी तरफ हम बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी इनकी होती है, जहां पर क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है पार्लियामेंट में, जहां पर इनकी भूल चूक, इनके जो भी काम है, कमीशन ओमिशन की बात हम करें, भूल चूक, तो ऐसी जो भी चीजें हैं इसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, एक साथ मिलकर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कोई एक मिनिस्टर जो है उसकी तरफ से गड़बड़ी होती है तो पूरी गवर्नमेंट जो है उसको दोष दिया जाता है ना। खासतौर से प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम लिया गया, प्राइम मिनिस्टर की ही तो वो सारी पार्टी, मतलब पार्टी के सारे लोग जो हैं उनको लीड तो यही कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्लियामेंट के लिए होती है। प्रिसाइडिंग ओवर मीटिंग्स के दौरान प्रिसाइड कौन करता है या अध्यक्षता कौन करता है? तो जब इनकी मीटिंग होती है तो जो पीएम होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। पीएम क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो भी होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज यानी कि संसदीय सचिव जो हैं वो भी होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो थर्ड वाला हम लोग देखे थे कि उनका काम क्या था कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करना, वही चीज यहाँ पर है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो काम है उसमें ये असिस्ट करते हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर के काम हो या पार्लियामेंट के बाहर के हो, वहाँ पर ये उनकी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से हो सके उसके लिए ये असिस्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज असिस्ट मिनिस्टर्स इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो इनको भी अपॉइंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, वही लिस्ट देते हैं, उन्हीं के आधार पर ये अपॉइंट होते हैं। चलिए बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75(3). तो देखिए यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है 75(3), जहां पर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो 75(2) में इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पूरी तरह से या कलेक्टिव वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए? कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, जिसको हम कहते हैं लोगों की सभा, हाउस ऑफ द पीपल किसको कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। तो इसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे की बात अगर हम करें तो किसी एक मिनिस्टर की ही गलती हो लेकिन वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्लियामेंट में या कह सकते हैं लोकसभा में वो कलेक्टिवली बनती है, सभी मिनिस्टर जो हैं वो उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे हम बात करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भले ही एक मिनिस्टर के खिलाफ रहा हो, मतलब बात जो उठी वो एक मिनिस्टर की वजह से ही उठी, लेकिन अगर वो पास हो जाता है तो सभी लोगों को रिजाइन करना पड़ता है। यूनिटी इन सक्सेस और फेलियर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सक्सेस है तो भी वो सब साथ में है, फेलियर है तो भी उन्हें साथ में आना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है सिंक एंड स्विम टुगेदर, कि ये क्या है, साथ में ही सिंक होते हैं या डूबते हैं और साथ में ही स्विम करते हैं। चलिए बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट जो है इन दोनों के बारे में अभी हमने कुछ समझा। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी हमने कैटेगराइजेशन देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी को कैटेगराइज किया गया। तो कैबिनेट, उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, उसके बाद डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ये 3 पार्ट हमने उसके देखे थे, ठीक है। काउंसिल कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर, ये तीनों जो है उसके अंदर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या कह सकते हैं हम इनसे मिलकर बना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं कैबिनेट एक छोटा ग्रुप है जहां पर 15 to 18 मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को होल्ड करते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनके ही पास होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। फाइनेंस हो गया, फॉरेन हो गया, होम हो गया, ये सारी मिनिस्ट्री जो है वो यही इंपॉर्टेंट जो है कैबिनेट के जो पार्ट होते हैं ये लोग होल्ड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, कैबिनेट रैंक से नीचे के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यानी अगर उनको ज़रूरी लग रहा है तो कंसल्ट करेंगे, नहीं लग रहा है तो नहीं करेंगे, यानी बहुत ज़रूरी होने पे ही कंसल्ट करेंगे। बात करते हैं हम लोग कैबिनेट, तो कैबिनेट जो है यहाँ पर हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन जो है वो होता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, प्रोग्राम्स है, इन सब पर इनमें चर्चा होती है, और जहां पर कैबिनेट का जो डिसीजन होगा, किसी एक का नहीं, आपस में डिस्कशन हो रहा है साथ में बैठकर, तो कैबिनेट का जो डिसीजन होगा वही क्या होगा, बाइंडिंग ऑल मिनिस्टर्स, वो मानने के लिए सभी मिनिस्टर जो हैं वो बाध्य होंगे। ओके, नेक्स्ट है इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेयरली मीट। तो डे टू डे वर्किंग के लिए क्या है, रेयरली मीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, या प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डे टू डे वर्किंग के में वो क्या है, बहुत कम ही, रेयरली ही वो कभी मिलते हैं। हम बात करेंगे अब काउंसिल ये कैबिनेट के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करनी होती है, इसलिए ये लोग जो है वो अक्सर ही मिलते रहते हैं, ये अक्सर ही मिलते रहते हैं, यहाँ पर रेयरली ही इनकी मीटिंग होती है। Constitution lays down that there shall be council of ministers to aid and advise. Constitution कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि क्या होंगे, जो कि प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए होंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उनके ज़्यादातर डिसीजन जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही लेते हैं। ये राइट कौन दिया है, ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ही दिया है, ठीक है। तो ये उनकी हेल्प करते हैं या उनको एडवाइस करते हैं, उसी बेस पर वो डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज़ जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और 1979 के बाद कैबिनेट जो है वो ऐड हुआ है, पहले इसका जिक्र नहीं था। ये वो भाई मेन जो पोर्शन है उसको एक अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो इसलिए कैबिनेट इज एन इनर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट जो है वो क्या है, इनर बॉडी विद इन द काउंसिल मिनिस्टर्स। काउंसिल मिनिस्टर्स के बीच में एक इनर बॉडी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर अपने काम को करते हैं। बच्चों चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट करते चल रहे हैं, बट अगर आपके कोई डाउट्स हैं मैथ साइंस एसएसटी से रिलेटेड, तो हमारा आस्क क्वेश्चन सेक्शन जो है वो आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए है। अपने क्वेश्चन वहां पर रखिए, उसके आंसर दिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी हमने जाना 15 to 18% होते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें, इंडियन गवर्नमेंट के डे टू डे जो एक्सरसाइज होती है, उसके जो डे टू डे के काम होते हैं वहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा वो किए जाते हैं, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ही प्रोग्राम्स बनाती है, डायरेक्ट करती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसको ही हम कहते हैं कैबिनेट सिस्टम। इसे कैबिनेट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सेटअप। ये भी अभी हमने जाना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी डिसीजन वगैरह लेने हैं यहीं पर डिस्कस होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग उसको आगे चलाया जाता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो भी यही लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, दिस सिस्टम हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर्स। इस सिस्टम के कुछ फीचर्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला, प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड। हमने अभी तक यही जाना, प्रेसिडेंट जिसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पावर का यूज़ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनकी एडवाइस पर करता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड होता है। प्रेसिडेंट इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। कैबिनेट क्या करता है, वो पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो कैबिनेट बनाता है, डायरेक्ट करता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को हम यहाँ पर समझेंगे। तो इनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही क्लोज होता है। कैसे? ये मिनिस्टर जो है वो चुनकर पार्लियामेंट में जाते हैं, तो एज अ लेजिस्लेचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये यहाँ पर काम करते हैं। मिनिस्टर फंक्शन एज लेजिस्लेचर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर।
यहाँ वो प्रशासक के रूप में जाते हैं, काम करते हैं। जैसे इनको भाई जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसको ये क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एज लेजिस्लेचर दे अटेंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो एज लेजिस्लेचर ये पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करते हैं जहां पर किसी भी मैटर पर डिस्कशन होता है, आर्ग्यू होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो पावर मिली है अपने डिपार्टमेंट से उसका वो यूज करते हैं। भाई जिसको जो पावर मिलेगी वो उसका यूज करेगा, उसको वो पावर जो है वो इसीलिए मिली है। ठीक है, तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपने फाइनेंस के बारे में चीजें जो है वो देखेंगे, बताएंगे और उस पावर का यूज करेंगे। मिनिस्टर एंजॉय द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये मिनिस्टर जो है इनको सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है किसका, अपनी पार्टी से। अदर जो सपोर्ट करें वो तो करेंगे लेकिन अपनी पार्टी है वो तो जरूर ही सपोर्ट करेगी और इस तरीके से इनको एक मेजॉरिटी में सपोर्ट जो है वो मिलता है। बिल मूव्ड बाय द मिनिस्टर्स एज सपोर्टेड बाय देयर पार्टी, क्या होता है जब कोई बिल जो है वो मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जाता है तो जो अपनी पार्टी के लोग हैं, ये जरूरी है कि अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो उनको वोट करेंगे ही, मतलब अपनी पार्टी का जो पर्सन है उसको वोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये कोई बिल लाते हैं पार्लियामेंट में पेश करते हैं और यहाँ पर सपोर्ट उनको मिलता है अपनी पार्टी के एमपीज जो होते हैं और बाकी जो प्रेजेंट हैं लोकसभा में उनसे, और इस तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, मेजॉरिटी पार्टी से हैं, तो जब मेजॉरिटी पार्टी से हैं तो अपनी पार्टी के लोग तो वोट करेंगे ही, तो मेजॉरिटी में वो वोट मिल गया और इसके अलावा अदर लोग जो है वो यहाँ पर वोट करते हैं और इस वजह से इनको लोकसभा में क्या है, बिल जो है वो पास होने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है, आसानी से पास हो जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं ये कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से इनके बीच का रिलेशन जो है वो काफ़ी क्लोज होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर द एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करना। सबसे पहला भाई मेन क्या है, मेन जो यूनियन कैबिनेट है वो पावर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी इनकी पॉलिसी एंड प्रोग्राम होते हैं उसके लिए, अच्छे हैं तो भी बुरे हैं तो भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है क्योंकि कैबिनेट जो है वो लोगों से मिलकर बना है ना, कोई एक पर्सन का जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर हमने देखा 15 to 18% जो है वो होते हैं, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ कैबिनेट के द्वारा बनती है। अब वो मेथड हम जानेंगे जहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर को कंट्रोल कर सकती है। कैसे करती है एग्जीक्यूटिव पावर को कंट्रोल, देखिए पार्लियामेंट का मतलब क्या, पार्लियामेंट का मतलब हमारे प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट का मतलब हमारी राज्यसभा है, पार्लियामेंट का मतलब हमारी लोकसभा है, यानी कि इसके पूरे मेंबर्स। अब क्या है कि यही मेंबर्स जो है वो मिलकर ले आ देते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जहां पर क्या है लोकसभा में ये लाया जा सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ये सारी चीजें हमने समझा कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है और इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंट्रोल में करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने कोई बिल लाया, ठीक है, किसी बिल की बात हो रही है, अब इसको क्या है वो पहले जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं वहां पर पास होता है, उसके बाद वो बिल जो है वो आगे पास होने के लिए जाता है। अब यहाँ है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई बिल लाया गया, उसको अपोज करना या उसको रिजेक्ट करना, एक तो उसका विरोध करना, दूसरा उसको रिजेक्ट करना, पूरी तरह से नकार देना। इस तरीके से पार्लियामेंट क्या करती है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंट्रोल करती है। कोई भी बिल जो है आप अपनी मर्जी से नहीं ला सकते हैं, वहां पर मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी में क्या है लोग जो है वो हाँ बोलेंगे तभी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं हर बिल में क्या है वोट पड़े, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है कि लोगों का सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। लगातार उसका अपोज होगा या उसे रिजेक्ट किया जाएगा तो वो बिल जो है वो पास नहीं हो पाएगा और इस तरीके से गवर्नमेंट की जो पावर है या एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंट्रोल पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पासिंग एडजॉर्नमेंट मोशन, इसको हमने समझा था कि कोई किसी मैटर पर बात हो रही है, अचानक से नेशन इंटरेस्ट का कोई मैटर जो है वो शुरू कर दिया जाता है पहले के मैटर को एडजॉर्न करके, तो इसको पास करके क्या किया जाता है, भाई किसी मैटर पर चल रही है बात, अब एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो कौन लाएगा, वो दूसरी पार्टी वाला ही लाएगा क्योंकि वही क्वेश्चन उठाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से वो क्या करता है, इस पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरीके से पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो पास करा के
और एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंट्रोल करती है। सेंसर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव, ये भी क्या है, ये भी आपका इसी की तरह से है, इसको भी हमने पहले समझा है डिटेल में। सेंसर मोशन जो है वो क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर जो है इसके खिलाफ ये लाया जा सकता है और इस तरीके से ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंट्रोल करता है। बजट जो है वो पेश किया गया, अब इस बजट का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है या फिर इसमें कटिंग की डिमांड करी जा रही है कि इसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो इस तरीके से भी क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि अपने से आप कोई भी बजट जो है वो नहीं ला देंगे। नेक्स्ट, पासिंग एन अमेंडमेंट टू अ बिल अगेंस्ट द विशेज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इच्छा के विरुद्ध किसी बिल को लाना या उसमें उसे पास कराना या उसमें अमेंडमेंट करना। भाई गवर्नमेंट की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है तो गवर्नमेंट की इच्छा क्या है, ये बिल जो है वो ना है, लेकिन इसके विरुद्ध इसमें अमेंडमेंट हो रहा है या ये पास हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर के द्वारा क्वेश्चन पूछ कर क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन आवर जो है उसमें विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है और इस तरीके से उस एग्जीक्यूटिव पावर को वो कंट्रोल करता है कि अपने मनमाने ढंग से वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्या होता है कि कैबिनेट की मीटिंग होती है, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कोई ना कोई एजेंडा जो है वो तय होगा जिस पर की चर्चा होगी, जिस पर डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है इसका एजेंडा तय करने वाला कौन होता है, इसका एजेंडा तय करते हैं प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ उस मीटिंग की प्रिसाइडिंग यानी कि उसकी अध्यक्षता जो होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो मीटिंग तो बुला दी गई कैबिनेट की, अब वहाँ पर किस एजेंडा क्या होगा, ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा, किसकी लीडरशिप होगी, ये चीज़ें क्या है प्राइम मिनिस्टर जो है उनके हाथ में होती है, लीडरशिप उनकी ही होती है और जो एजेंडा होता है वो तय करते हैं प्राइम मिनिस्टर। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, किस तरीके से यहाँ पर वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक बनते हैं। यहाँ क्या है, कैबिनेट मेंबर्स जो है उनके साथ मीटिंग हुई, अब वो क्या बातचीत हुई वहाँ पर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो तो अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये कैबिनेट की मीटिंग थी, तो यहाँ पर जो भी बातचीत हुई होती है, जो डिस्कशन हुआ होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट का राइट है कि उनको मिले, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो करते हैं और इस तरीके से कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में ये लिंक का काम करते हैं। हेड ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट के हेड होते हैं, ये कैबिनेट को प्रिसाइड भी करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और अपॉइंट होते हैं, ये तो हमने जाना। लेकिन साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर भी पावर जो है, लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट और रिमूव करते हैं किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर जब कहेगा तब कैबिनेट में उनको शामिल किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को तब उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये पावर होती है इनके पास, या फिर कह सकते हैं इस तरीके की लीडरशिप होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। चलिए बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के पावर और फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो कैबिनेट अभी तक हमने क्या समझा, कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जहां पर कैबिनेट जो है वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी इनर बॉडी है, जो कि क्या करती है, जो कि हमारी जो कंट्री है उसके डेमोक्रेटिक मैटर हो या फिर फॉरेन मैटर हो उसमें, ठीक है, हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सही तरीके से फंक्शन करें, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं देश के लिए लिए जा रहे हैं या फिर देश के बाहर के लिए लिए जा रहे हैं, यानी कि हमारा ही देश के बाहर क्या है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें है ना। तो इन चीज़ों के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। फेल के लिए भी और पास के लिए भी, दोनों चीज के लिए कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। आइए इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फंक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। कैबिनेट इज द पॉलिसी फ्रेमिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये अभी तक हमने जाना पहले भी कि कैबिनेट जो है वो क्या है, पॉलिसी फ्रेमिंग ऑर्गन है गवर्नमेंट का। ठीक है, क्योंकि यहीं पर क्या है, जो पॉलिसीज वगैरह जो है वो बनती है, उस पर डिस्कशन होता है और इनका जो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वो मानना पड़ता है। ठीक है,
कैबिनेट ने मिलकर जो डिसीजन लिया तो वो डिसीजन कैबिनेट के सभी मेंबर्स जो है उनको मानना पड़ता है, फिर वो आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाता है। कैसे, उसको समझेंगे। डिसीजन ऑन इशू, यहाँ पर क्या है, डिस्कशन होता है और फिर उसके बाद डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। इशू लाइक जैसे कि डिफेंस हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी पॉलिसी, मतलब हर एक चीज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब पर यहाँ पर डिस्कशन डिसीजन जो है वो चलता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एंड ट्रेड, पीस कीपिंग रिक्वायरमेंट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। अब यहाँ पर क्या है, डिस्कशन हो गया, डिसीजन जो है वो ले लिया गया, इस तरीके से ये चीज़ें करनी है। हाँ, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं है, इसको चेंज करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुआ, डिसीजन लिया गया। अब आगे इस पर काम कैसे होगा भाई, इन्होंने आपस में डिसीजन लिया और क्या ये मीडिया के थ्रू जो है अपना मैसेज पब्लिक तक पहुंचा देंगे कि इस तरीके से अब ये इसको आपको फॉलो करना है? नहीं, मीडिया के थ्रू पहुंचाएंगे तो, बट उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो लगेंगे। यहाँ पर डिसीजन जो है वो ले लिए गए, डिसीजन टेकन एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द कैबिनेट, तो कैबिनेट के द्वारा डिसीजन जो है वो लिए गए, पॉलिसीज जो है वो बनाई गई। अब आगे ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, इसके लिए रिस्पेक्टिव मिनिस्टर जो है उनसे बात होगी, उनको ऑर्डर जो है वो दिए जाएंगे। फिर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स के अलावा जो जूनियर मिनिस्टर्स होंगे उनसे भी बात होगी। बहुत सारे लोग जो हैं किसी भी फंक्शन में जुड़े होते हैं, वो मिनिस्टर्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए। अब सिविल सर्वेंट जो है वो अपने से नीचे जो है उनसे किस तरीके से काम करवाना है, ये सारी चीज़ें, इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिसीज़ जो है आगे फिर इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसे कोरोना आया, ठीक है, तो कोरोना के दौरान मास्क लगाना है। अब ये क्या है, ये मैसेज जो है वो जारी हो गया, ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो जारी हो गया, जो कि हम सभी को मानना है। लेकिन इसको किस तरीके से मनवाना है, इसके लिए पूरा विचार विमर्श हुआ होगा। कितने सारे मिनिस्टर जो है वहाँ तक बात पहुँची, फिर उससे जूनियर मिनिस्टर जो है वहाँ तक, फिर सिविल सर्वेंट जो है वहाँ तक बात आई। फिर उसके बाद देखिए जगह जगह पर चेकिंग हो रही थी कि मास्क आपको पहनना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी गाड़ी में हैं फिर भी मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी जो है वो ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से पॉलिसी प्रोग्राम जो है वो बनते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में, उसके सक्सेसफुल होने में बहुत सारे लोग जो हैं वो लगते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़ते हैं और फिर ये पॉलिसीज जो है वो सक्सेसफुल होती हैं। और ये सारा कुछ किया जाता है किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा। चलिए बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग पावर। तो पॉलिसी मेकिंग पावर इनके पास होती है, ये हमने जाना ही। तो जो इनके द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं और उनको हेड कौन कर रहा होता है? हेड करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में कैबिनेट मेंबर जो हैं वो मिलकर कोई भी पॉलिसी जो है उस पर डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं। अब क्या हुआ, जो ये डिसीजन ले रहे हैं या फिर कह सकते हैं जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो कौन से लोग होते हैं? कैबिनेट मेंबर्स जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो रूलिंग पार्टी है उसके सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर होते हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन इसमें शामिल होते हैं। जो 15 to 18% होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनकी रूलिंग पार्टी के, और साथ ही साथ ट्रस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, तो वो ये होते हैं। अब आपस में किसी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन होता है। अब मान लीजिए जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, उसमें मतभेद है, तो उस चीज़ को वो तुरंत ही सामने रख सकता है कि मुझे ये पॉलिसी जो है वो नहीं पसंद आ रही है या इसमें ये चेंजेस होने चाहिए। जो बोलना है उसको उसी समय बोलना होगा। अगर एक बार कोई डिसीजन ले लिया गया तो ऐसे में जो भले ही कोई अपोज में उसके है लेकिन उसको साथ में ही आना पड़ेगा। अब वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। ओके, डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अब सबकी होगी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिटी इन पब्लिक, अब जो पर्सन जो अगर क्या है कि पॉलिसी जो है वो बाई चांस फेल हो गई, तो अगर वो फेल होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है। फेल होने पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि कोई एक पर्सन जो है उसको ही दोष नहीं दिया जा सकता। चाहे तो जो एक पर्सन जो उसका विरोध कर रहा था वो भी अब क्या करेगा,
इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको भी शामिल होना पड़ेगा। वो अलग से उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता या पब्लिकली उस चीज को नहीं बोल सकता। पब्लिकली इनको क्या है, यूनिटी दिखाने की जरूरत होती है, पब्लिकली इनको यूनिटी दिखाना होता है। यूनिफाइड अकाउंटेबिलिटी फेल हो गई, तो यहाँ पर यूनिफाइड अकाउंटेबिलिटी जो है वो दिखानी होती है। यूनिटी इन क्रिटिसिज्म, अगर क्या है इनकी बुराई भी होती है तो वहां पर इनमें क्या है, यूनिटी होती है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो या सेंस्योर मोशन आ गया तो ऐसे में भी क्या है, ये सभी जो है वो एक साथ ही जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट यहाँ भी इनके पास बहुत कह सकते हैं मेन डिसीजन अथॉरिटी जो है वो कैबिनेट के पास होती है। जैसे हम बात करें, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इलेक्शन कमिश्नर की ऑफिशियल्स यानी कि इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स जो हो गए, इनको अपॉइंट करने की बात अगर हम कहें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। बट मेन डिसीजन जो है वो कौन लेता है, डिसीजन अथॉरिटी कैबिनेट के पास होती है। कैबिनेट ही उनको एडवाइस करती है, तब वो क्या करते हैं, अपॉइंट करने का काम करते हैं, यानी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो डिसीजन अथॉरिटी किसके पास हुई, कैबिनेट के पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। कोई बिल जो है पार्लियामेंट में पेश होता है, ठीक है, चलिए आइए इस पे बात करते हैं। कैबिनेट इनिशिएटिव्स, कैबिनेट जो है वो प्राइमरी इनिशिएटर होता है किसको, पार्लियामेंट में किसी बिल को पेश करने में। जहां पर इस बिल को फॉर्मुलेट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, किसके लिए, अप्रूवल के लिए। भाई बिल बना दिया, डायरेक्ट क्या है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, उस बिल को अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो मेन इनिशिएटर यहाँ पर कैबिनेट होता है। पॉयलेटिंग बिल्स, अब ये कैबिनेट जो है, बिल जो है वो रेडी हो गया। अब ये बिल डिफरेंट पार्लियामेंट्री स्टेज के द्वारा क्या होगा, गाइड किस तरीके से होना है, तो इसको डिफरेंट पार्लियामेंट्री स्टेज पर जाएगा जहां वो पास होगा। तो इसको गाइड करने का काम कौन करता है, कैबिनेट ही करता है। पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट जो होगी वो उस पर डिस्कशन करेगी एंड स्क्रूटिनाइज यानी उसको जांच करेगी, यानी चेक करना कि वो बिल जो है वो कैसा है, कितना इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर डिस्कस कर सकती है पार्लियामेंट और स्क्रूटनाइज कर सकती है, लेकिन उसको अलग अलग स्टेजेस जो हैं उससे किस तरह से गाइड करना है, ये काम किसका होता है, ये कैबिनेट का होता है। चलिए बात करते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जिस समय लिखा गया फिर उसको इस तरीके का बनाया गया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात होती है तो यहाँ पर कैबिनेट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो अमेंडमेंट करना है उसके लिए प्लानिंग करता है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करता है, किसके लिए, वो बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स एड्रेस। हमने देखा प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, तो ये जो एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को, तो इसके लिए कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिपेयरिंग द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट। कैसे, अब देखिए जैसे हमने देखा फिस्कल ईयर, हमने इसके पहले समझा था कि फर्स्ट सेशन जो होता है वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, वो एड्रेस करते हैं। तो ये चीजें जो तय करने की बात है वो कैबिनेट जो है वो इसमें आता है कि इस समय में सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। या फिर फिस्कल ईयर, भाई हमारा वित्तीय वर्ष जो है उसके शुरुआत में होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पर भी डिसीजन जो है या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो कैबिनेट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट। जब बजट की बात आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बजट जो है वो बनाते हैं, जहां पर बजट को ये पेश करते हैं और बताते हैं कि क्या इनकम है, कहां से कितनी इनकम आएगी और कहां पर कितना खर्च होना है। तो इस तरीके से बजट जो है वो इन्होंने पेश कर दिया। अब इनकी इच्छा के विरुद्ध यानी कि कैबिनेट की इच्छा के विरुद्ध बजट जो है उसमें कोई अमेंडमेंट या कोई चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता है। अगर कैबिनेट की इच्छा के विरुद्ध चेंज होता है तो इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है और ऐसे में उनको रिजाइन करना पड़ेगा। भाई आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर चेंजेस हो रहे हैं, पावर किसके पास है, आपके पास है, लेकिन फिर भी आपके ना चाहते हुए भी चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास सपोर्ट नहीं है।
इसीलिए क्या है, ये चेंजेस हो पाए और ऐसे में आपको रिजाइन करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जिसके बारे में हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिटेल में देखा था। तो ये जो इमरजेंसी होती है बिना कैबिनेट की मंजूरी के, या बिना कैबिनेट के अप्रूवल के प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। हमने देखा था ना कि वहां पर क्या है, रिटन में अप्रूवल जो है जब मिलेगा तभी प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी बात हम लोग करें या प्रेसिडेंट रूल है, यहाँ पर भी क्या है, कैबिनेट से जब मंजूरी मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगाया जा सकता है। कौन कहता है ये? हमने देखा था आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो ये सारे मैटर जो है यहाँ पर कैबिनेट का अप्रूवल जो है वो जरूरी है। चलिए बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर, हिज पावर्स एंड ड्यूटीज। प्राइम मिनिस्टर के पावर और ड्यूटीज के बारे में जानेंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर, हमने देखा कि एक्चुअल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, वहीं पर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास नॉमिनल पावर है। तो एग्जीक्यूटिव पावर मेन जो है वो किसके पास है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास है। इस तरीके से रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत पावरफुल है, सारी पावर जो है उनके पास हमें दिख रही है, लेकिन क्या वो किसी के लिए अकाउंटेबल भी होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर उनकी पॉलिसीज जो है वो कहीं पर फेल होती हैं, लैप्स होती हैं, तो ऐसे में पार्लियामेंट के प्रति, पब्लिक के प्रति जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में पहले हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी पावर क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लेजिस्लेशन को लेकर कैबिनेट जो है उसमें मीटिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, पूरा उसमें डिस्कशन होता है। अब ये जो डिस्कशन होता है ये बताना होता है किसको? हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको। तो ये जो डिस्कशन है इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनका काम होता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है कम्युनिकेशन विद द प्रेसिडेंट, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पर कैबिनेट के साथ जो डिस्कशन हुआ होता है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और लेजिस्लेशन को लेकर, उसके बारे में ये उनको बताते हैं। एडवाइजरी रोल और टू द प्रेसिडेंट। एडवाइजरी रोल टू द प्रेसिडेंट, ये क्या है? प्रेसिडेंट के लिए एडवाइजरी रोल के रूप में ये काम करते हैं। जैसे हम बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल, हमने देखा कैबिनेट मेंबर्स जो हैं उनको अपॉइंट करना और डिसमिस करना ये हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। वो उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि ये अपॉइंटमेंट और डिसमिसल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करते हैं। तो ये पावर भी मेन जो है वो प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। समनिंग एंड प्रोरोगिंग हाउसेज। तो पार्लियामेंट जो हाउसेज जो है, पार्लियामेंट के हाउसेज में जो सेशन जो है उसको शुरू करना या उसको समाप्त करना, ये किसकी एडवाइस पे होता है? ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी ही एडवाइस पर होता है कि अब ये सेशन जो है बुलाना है, अब इस सेशन को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो इसके बारे में डिक्लेयर करते हैं, बट किसकी एडवाइस पर? हमारे प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर। डिसॉल्विंग द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने में देखें तो यहाँ भी एडवाइस कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को कि लोकसभा जो है अब इसको डिसॉल्व करना है। जैसे उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उससे पहले ही जो है वो इलेक्शन चाह रहे हैं, तो ऐसे में वो बोल देंगे कि लोकसभा जो है अब इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो उसको डिसॉल्व करने का आदेश देंगे, बट किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पे। चलिए बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर इनकी कैबिनेट को लेकर क्या पावर होती है। तो सबसे पहला एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है होते हैं इनको मिलती है। तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देना है, ये डिसीजन जो होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। इसके अलावा उनका ट्रांसफर करना ये भी इनके पास होता है। भाई उन्होंने क्या किया, कैबिनेट जो है एक बार में तैयार कर दी कि ये मिनिस्टर जो है इनको ये
मिनिस्टर हम लोग बना रहे हैं, ये पोस्ट दे रहे हैं। अब इसके बाद अगर इनको लगता है नहीं इस मिनिस्टर की ज़रूरत जो है वो कहीं और है, या फिर यहाँ पर दूसरा मिनिस्टर जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, तो ऐसे में उनका ट्रांसफ़र करना और या फिर रेजिग्नेशन किसी मिनिस्टर से, कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन जो है वो मांगने का राइट इनके पास है। ये चाहे तो उनसे रेजिग्नेशन मांग लेंगे और इनको रेजिग्नेशन उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन इम्पैक्ट। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेजिग्नेशन करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन करने पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी। मान लीजिए इनके पास बहुमत नहीं है तो ऐसे में इनको रिजाइन करना होगा और पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है उसने रिजाइन किया है या उसको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में सिर्फ ये पोस्ट जो है वो खाली होगी, पूरी गवर्नमेंट जाएगी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके इसके लिए डिफरेंट मिनिस्टर जो हैं उनसे ये बात करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन रोल मतलब उनको कोऑर्डिनेट करना, ये पावर जो है ये हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके पास होती है। चलिए बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर एंड द लोकसभा। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ द लोकसभा होते हैं। ये देखिए अगर क्या है लोकसभा चल रही है और अगर क्या है किसी भी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है रिजाइन करते हैं तो पूरी की पूरी लोकसभा जो है वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से उसके क्या है, लीडर होते हैं। चीफ स्पोक्समैन एंड डिफेंडर, मुख्य प्रवक्ता वहां पे होते हैं, एंड डिफेंडर होते हैं, बचाव करने वाले। अनाउंसमेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसीज, तो पार्लियामेंट के इस हाउस में यानी कि लोकसभा में जो नेशनल पॉलिसीज होती हैं उनका अनाउंसमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा जब ये सेशन चल रहा होता है तो अपनी पॉलिसीज के बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट, ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो प्राइम मिनिस्टर के जो व्यू होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर एज लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर एज लीडर ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर क्या है, काम करते हैं लीडर ऑफ द नेशन की तरह। अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं जहां पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री का व्यू रखते हैं। अदर कंट्रीज जो है उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिल सके। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहला, नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल फोरम। इंटरनेशनल फोरम्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं जहां पर डिस्कशन के दौरान नेशनल इंटरेस्ट जो है इसको ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करते हैं कि कैसे दूसरी कंट्रीज जो हैं उनके साथ अपने रिलेशन जो है वो अच्छे बनाए रखे जाएं और उनका सपोर्ट जो है वो पाया जा सके जो कि पूरी तरह से कंट्री के हित में होगा। डिसीजन मेकिंग ऑन पॉलिसीज, तो हम बात करें इंटरनल पॉलिसीज या फॉरेन पॉलिसीज, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डिसीजन मेकिंग रोल यहाँ पर ये प्ले करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यूएन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि नाम आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे, नाम, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर सार्क, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ पूरे देश के लोगों का व्यू जो है वो रखते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो क्या सोचता है इस बारे में लेके जो भी मैटर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है चेयरमैनशिप ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या है, जिसको हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो प्लानिंग कमीशन का काम ये है कि इकोनॉमिकल पॉलिसी को लेके जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। इकोनॉमिकल रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए क्या है, पॉलिसीज़ जो है वो होनी चाहिए। उन पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेशन हो स्टेट्स का, क्यों, क्योंकि सभी का जब पार्टिसिपेशन होगा तभी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से आगे इम्प्लीमेंट होगी और उस पर प्रोग्रेस होगी। तो ऐसे में नीति आयोग जो है जो कि बढ़ावा देता है स्टेट गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेशन के लिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये क्या होते हैं, इसके चेयरमैन या फिर एक्स ऑफिसियो होते हैं। चलिए बात करते हैं चेक्स ऑन प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी। तो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को चेक, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे, कैसे उसको चैलेंज किया जा सकता है या कैसे इसको चेक करते हैं,
जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नीड फॉर मिनिस्ट्रियल सपोर्ट। मिनिस्ट्रियल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर, उनके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन फिर भी क्या है, उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर तभी तक है जब तक उनको मिनिस्ट्रियल सपोर्ट जो है वो मिला हुआ है। अगर मिनिस्ट्रियल सपोर्ट नहीं है, यानी कि उनकी पार्टी के लोग जो है वो दूसरी पार्टी जा जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पर्सन निकला, फिर धीरे धीरे कोई निकल रहा है, अब ऐसे में क्या है, वो मेजॉरिटी में थे तब उनके पास पावर थी, मेजॉरिटी अब उनके पास नहीं रहेगी, तो ऐसे में क्या करना होगा, उनको रिजाइन करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नीड फॉर मिनिस्ट्रियल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन, मान लीजिए लाया दिया गया पार्लियामेंट में, तो ऐसे में भी मिनिस्ट्रियल सपोर्ट जो है वही इनको बचा सकता है, बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन पार्टीज क्लोज, अपोजिशन पार्टी जो है वो क्लोज होती है। हम देखते हैं 0 आर होता है, हमने देखा क्वेश्चन आर है, तो इस दौरान क्या है, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है, तो इस तरीके से उनकी पावर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, उनकी अथॉरिटी जो है उसको चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट से आते हैं, अब उनको क्या पूरा देश जो है वो जान सकता है, या फिर कौन जो है इलेक्शन में खड़ा है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमारे तक कैसे पहुंचती है, हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? भाई उनके आसपास के एरिया के लोग जो हैं वही जानेंगे, या फिर कुछ जगहों पे उन्होंने रैली की तो उन्होंने जाना, सब कैसे जानेंगे? सब ऐसे ही जानते हैं। प्रेस और मीडिया का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रेस और मीडिया जो है वो भी इनकी अथॉरिटी को चेक कर सकते हैं, इनकी पावर को चेक कर सकते हैं। भाई उन्होंने इनकी अच्छी छवि जो है वो पेश की, अच्छी इमेज जो है वो पेश की, तो पब्लिक जो है वो सपोर्ट में रहेगी। बुरी इमेज पेश हुई तो फिर पब्लिक जो है वो अपोज में होगी। ठीक है, इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन जो है वो प्रेस के द्वारा बनता है। पोटेंशियल फॉर सेंस्योर, सेंस्योर क्या है, अगर पास हो गया तो उसकी पोटेंशियल क्या है, सेंस्योर, निंदा प्रस्ताव जो है वो अगर पास हो गया, या फिर यहाँ पर ही हमने जाना पब्लिक ओपिनियन जो है वो कैसा बना, वो निंदा वाला बना, उनकी बुराई वाला बना, तो ऐसे में क्या होगा, इनके पास अब मेजॉरिटी जो है वो नहीं रह जाएगी, यानी कि मतलब पब्लिक जो है उसका सपोर्ट नहीं रहेगा तो उन्होंने वोट नहीं किया। या फिर यहाँ पर ही हम बात करें सेंस्योर मोशन जो है वो पेश किया गया, वहाँ पर क्या है, अगर ये इनके पास मेजॉरिटी में पावर आई, वोट हुए, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनके अपोज में, ठीक है, अगर क्या है इनके अपोज में, यानी वो जो सेंसर मोशन जो है अगर वो पास हो गया, इसका मतलब क्या है, लोग जो है वो इनके सपोर्ट में नहीं है, फिर उसका पोटेंशियल क्या है, तो ऐसे में इनके सपोर्ट में ना होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनकी अथॉरिटी को चेक करती हैं और इनके सपोर्ट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अ कोलिएशन गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर की बात हम करें या गवर्नमेंट जो है वो बनती है, इसकी ही बात करें तो कैसे बनती है, जो पार्टी मेजॉरिटी में वोट लाती है, भाई लोकसभा इलेक्शन हुए, जो पार्टी 50% से ज़्यादा वोट लाई वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर मेजॉरिटी में कोई भी वोट नहीं पाया, तो ऐसे में क्या होगा, क्या गवर्नमेंट नहीं बनेगी या फिर किसी को भी बना दिया जाएगा या फिर दोबारा इलेक्शन हो गया, नहीं। ऐसे में कोई एक पार्टी जो है वो क्या करेगी, मतलब ऐसे में बड़ी और छोटी पार्टीज जो हैं वो एक साथ आएंगी और फिर ये बोलेंगी भैया हम जो हैं हम मेजॉरिटी में हैं और हम गवर्नमेंट बनाने की कंडीशन में हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोलिएशन, गठबंधन वाली, कि कई लोग जो है वो साथ में मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में ये गवर्नमेंट जो है वो बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ कोलिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से कोलिएशन गवर्नमेंट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, लीडरशिप इन कोलिएशन, कोलिएशन में लीडरशिप किसकी होती है, तो यहाँ पर आपस में वो तय कर लेते हैं, जो ज़्यादा प्रभावी होता है उन्हीं को हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। अभी के टाइम में हम बात करें तो 2014 और 2019 में दोनों टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और ये एक कोलिएशन वाली गवर्नमेंट है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।